आपको कैप्टन साहब कि क्या तुर्की जो है वो जिस तरह से ऐलान किया, क्या वो चीज़ है कि वो साथ आ गया और एक्शन में भी आया है? क्या लग रहा है आपको? अ, हो ये रहा है कि इस लड़ाई के शुरुआती दिनों से ही तुर्की ने हमेशा एक इज़राइल के खिलाफ में अपना रुख रखा है, अंदाज़ रखा है। चाहे वो इज़राइल के साथ तुर्की का वन टू वन रिलेशन हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएनजीए में, जनरल असेंबली में भी तुर्की ने हमेशा इज़राइल के खिलाफ बातचीत की है, प्रस्ताव जितने पास हुए हैं, सब में इज़राइल के खिलाफ तुर्की ने वोट किए हैं। शुरुआती दिनों से ही तुर्की के जो ऑफिशियल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एर्दोगान साहब ने खुद भी इज़राइल की खिलाफत में जिसे हम हिंदी कहते हैं कि निंदा की है, घोर निंदा की है, कड़ी निंदा की है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हुआ था, मजबूत डेवलपमेंट मैं कहूँगा कि इस साल के अप्रैल के महीने में तुर्की ने अपने सारे तिजारत यानी ट्रेड रिलेशन इज़राइल के साथ तोड़ लिए। तो इज़राइल के साथ तुर्की का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, उसको बंद कर दिया गया। मेरे ख्याल से वो एक सही कदम था, सही समय पर लिया गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुर्की इस तरह की कदम और पहले ले लेता। लेकिन एक चीज़ है, यहीं पर आके रेड लाइन नहीं क्रॉस हो रही है। क्या तुर्की, क्या एर्दोगान साहब इज़राइल के खिलाफ हमास को या हिज़्बुल्लाह को एक हथगोला दे देंगे या एक रॉकेट सप्लाई कर देंगे? ऐसा नहीं हुआ और भविष्य में भी शायद ना हो। क्योंकि एर्दोगान को मालूम है कि वो नेटो के मेंबर हैं, उनको अमेरिका पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने वेपन सप्लाई के लिए और तुर्की की जो रूलिंग इलीट्स हैं मतलब जो ऊँचा वाला तबका है जो कि तुर्की में पावर में है, जो कि एर्दोगान साहब को भी सपोर्ट में करता है, सबकी एक दिली तमन्ना है पिछले 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से, कि वो यूरोपियन यूनियन को जॉइन करना चाहते हैं। तुर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, इसके लिए वो बहुत तोड़-मरोड़ कर रहा है। तो ऐसी हालत में तुर्की को मालूम है, एर्दोगान साहब को भी मालूम है कि अगर उन्होंने गलती से एक छोटा-मोटा कोई हथियार हिज़्बुल्लाह को दे दिया या हमास को दे दिया, एक हथगोला या एक रॉकेट या एक मिसाइल, तो फिर तुर्की के यूरोपियन यूनियन में जो जॉइन करने की जो चांसेस थे वो निल हो जाएँगे, नेगेटिव में चले जाएँगे। तो तुर्की इज़राइल का विरोध कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वो शायद कभी भी फौजी मदद हमास को या हिज़्बुल्लाह को नहीं देगा। जी। नहीं, सब जान रहे हैं कि रूस अभी आप ही ने कहा और सब जानते हैं फ़तह जो है वो किसकी है फ़तह 100 जो है। तो वो तो है। मैं कैप्टन साहब से जानना चाहूँगा, कैप्टन साहब क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह से सऊदी अरब शिकंजे में अमेरिका के है, अभी भी है, अभी निकला नहीं, आपने कई बार उसका ज़िक्र किया या और जो अरब कंट्रीज़ हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि वो किसी तरीके से इनकी मदद भी कर रहा हो? हालाँकि मैं भी फकीर साहब के काफ़ी हद तक मैं भी ये मानता हूँ। मिसाल तौर पर एयर इससे स्पेस का ना देना, बार-बार मना करना कि हम जो है एयर स्पेस नहीं देंगे ईरान पर अटैक करने के लिए। तो ये कहना। दूसरा ये कि इस बार शिया-सुन्नी वाला कार्ड जो है वो नहीं चलने दिया इन मुल्कों ने। तो क्या वाक़ई एक है क्या कुछ के अंदर कि अंदर एक मदद के तौर पे कुछ चीज़ें हैं? क्या क्या ऐसा मुमकिन है? जहाँ तक फौजी मदद की बात है जो जानकारी चाहे वो ओपन सोर्स में हो या हमारे दोस्तों के साथ जो जानकारी मिलती है, दोस्तों से जानकारी मिलती है, उसके महज़ फौजी मदद शायद हिज़्बुल्लाह को और हमास को सिर्फ़ ईरान कर रहा है। मिस्र कोई भी फौजी मदद नहीं दे रहा, सऊदी कोई भी फौजी मदद नहीं दे रहा। अ, ये सारे जो देश हैं, ये बहुत ही फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं। अ, सऊदी में किंग हैं, प्रिंस हैं, मिस्र में अल-सीसी हैं, एर्दोगान साहब हैं।
इन यहाँ यहाँ पे भी राजशाही है या डेमोक्रेसी भी वहाँ थोड़ी सी अजीब किस्म की डेमोक्रेसी होती है, डिक्टेटर टाइप की डेमोक्रेसी होती है। ये सब अपने सांस लेने के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर करते हैं। आप किसी भी मुल्क में चले जाइए, वहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, लेकिन जनता के ऊपर, आम आवाम के ऊपर काबू रखने के लिए वो अपनी फौज का दबाव रखते हैं। और इन सब देशों में एक चीज बहुत कॉमन है, इनकी एयरफोर्स में आपको सिर्फ अमेरिकी हेलीकॉप्टर, अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विमान, अमेरिकी फाइटर विमान मिलेंगे। इन सारे 7-8 जो शिया सुन्नी देश हैं, इन सब की आर्मी में आपको सिर्फ अमेरिकी मशीन गन, अमेरिकी तोपें और अमेरिकी टैंक्स मिलेंगे। इनके जितने इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सिर्फ सीआईए के साथ और पेंटागन के साथ काम करते हैं। एक अजीब-सा माहौल है वहाँ पर। इस चीज़ को वही समझ सकता है जिसने कभी वहाँ पर जाकर हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग वहाँ जाते रहते हैं जॉइंट एक्सरसाइज में, और वो हैरान हो जाते हैं कि अ, किसी भी मुल्क का नाम आप ले लीजिए वहाँ पर, उनकी जो एयरफोर्स और आर्मी का काम करने का तरीका है, वर्ड ऑफ कमांड जैसे बोलते हैं, दाएँ मुड़, बाएँ मुड़, हूबहू अमेरिकन सिस्टम है। वो इसलिए है कि या तो अमेरिका से इंस्ट्रक्टर्स लोग, अमेरिका से गुरुजी लोग आके उनको सिखाते हैं कि अमेरिकन टैंक को इस तरह से चलाना है, दाएँ मुड़, बाएँ मुड़। या अमेरिका बड़ी खूबसूरती से इन देशों से इनके जो यंग अफसर होते हैं, कैडेट हो, यंग लेफ्टिनेंट हो, यंग कैप्टन हो, मेजर हो, उनको वो अमेरिका ले जाते हैं। उनकी वहाँ पे 6 महीने, 1 साल की ट्रेनिंग कराते हैं। जिसके दौरान वो सिखाते हैं कि अमेरिकन मिसाइल, अमेरिकन टैंक, अमेरिकन हवाई जहाज को कैसे उड़ाना है। और इन लोगों को अमेरिका का जो एक सोचने का तरीका होता है, उसमें ढाल लेते हैं। अमेरिका को मालूम है कि आज आप अगर सऊदी में एक कैप्टन और मेजर को ये सिखाएंगे कि अमेरिकन तरीका सोचने का कैसा है, तो 20 साल के बाद सऊदी की आर्मी का वही कैप्टन मेजर सऊदी की आर्मी में ब्रिगेडियर और जनरल होगा। और वही राजशाही को प्रिंस हैं, एमबीएस, उनके सलाहकार होंगे, उनके बॉडीगार्ड होंगे, उनके किले को बचाने वाले होंगे। एक बड़ा अजीब-सा माहौल है। अमेरिका ने वहाँ सबको अपने मायाजाल में फँसाया हुआ है। इसको आप तभी हम में से कुछ लोग जो टूरिस्ट के हिसाब से जाते हैं अबू धाबी, कतार, किसी भी पश्चिमी पर्शियन गल्फ कंट्री में, आप उसको महसूस कर सकते हैं। आप वहाँ मॉल में जाइए, आप वहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, आप वहाँ पर किसी भी क्लब में जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ पर कैसे-कैसे करके माहौल जो है, पूरा पश्चिमी माहौल होता है। काम करने का तरीका भी एकदम पश्चिमी होता है। तो इन सब देशों को अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकालना बहुत ही जद्दोजहद वाली बात होगी। जी। जी कैप्टन साहब, आपका आपका एक सदारती खुतबा। बहुत ही शानदार खबर आई है 2 घंटे पहले। अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं बेरूत में, उन्होंने कहा है कि बहुत ही पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है पिछले 48 घंटों में। हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के सीज़फायर टॉक्स आगे कैसे बढ़ाए जाएँ। यानी सीज़फायर हुआ नहीं है, सीज़फायर होने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन अमेरिकन एनवॉय ने कहा है पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव टॉक्स और पॉजिटिव प्रोग्रेस हुआ है हिज़्बुल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव और इज़राइल के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा है, और अगले 15 दिन में, 1 महीने में हम देखेंगे कि लड़ाई आस्ते-आस्ते बंद होने की कगार पर होगी, और दोनों पक्ष टेबल के इस तरफ उस तरफ बैठेंगे, हाथ मिलाएँगे और बात करेंगे कि गज़ा में लड़ाई बंद करके किस तरह से गज़ा को फिर से खड़ा किया जाए। लेकिन लेकिन अब हम बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कैप्टन साहब 30 सेकंड में उसको भी समझा दीजिए, ये वीटो का क्या चक्कर है? वीटो क्यों हो जाता है? ये एक बड़ा अजीबो-गरीब सिस्टम है। देखिए मतलब सबके लिए धरे पानी फेर देता है। भाई ये कौन सा पावर है? फर्स्ट वर्ल्ड वार
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बोला कि एक दुनिया में एक बॉडी होनी चाहिए कि जो कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को थोपेगी। तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया। फिर देखा गया वो तो फेल हो गया, हिटलर को काबू में नहीं कर पाया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड यूएनओ जो दिक्कत ये आ रही है कि इसके फाउंडिंग जो प्रिंसिपल्स थे उसमें 5 देशों को खास पावर दे दी गई। खास पावर दे दी गई अमेरिका को, रूस को, इंग्लैंड को, फ्रांस को और चीन को कि कोई भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे कोई भी प्रस्ताव सारे देशों को मान्य होना चाहिए। इन पांचों को भी सर्वसम्मति से मान्य होना चाहिए। अगर इन पांचों में से कोई भी बिफर जाता है, नाराज हो जाता है, एग्री नहीं करता, उसको अंग्रेजी में कह देते हैं वीटो। तो कई बार रूस वीटो कर देता है किसी प्रस्ताव को, कई बार अमेरिका कर देता है किसी प्रस्ताव को वीटो, और तो और चाइना ने भी काफी अच्छे प्रपोजल्स को कई बार वीटो कर दिया। अब भारत में अब एक लहर चल चुकी है। मोदी जी ने और एस जयशंकर जी ने बार-बार ये प्रस्ताव दिया है कि यूनाइटेड नेशन का एक रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, नए कायदे कानून लिखे जाने चाहिए जिसमें कि ये जो 5 सुपर पावर्स हैं इनसे वीटो का जो हक है वो हटा लेना चाहिए। तो अगले कुछ सालों में ऐसा जब हो जाएगा, तभी यूनाइटेड नेशन जो है दुनिया के सारे 200 लोगों की सही नुमाइंदगी कर पाएगा।